आपने आज तक चोरी के कई मामले देखे होंगे और सुने भी होंगे। ज्यादातर मामलों में या तो घर से कैश चोरी किया जाता है, जेवरात चोरी किए जाते हैं, सोने चांदी के जेवर लूट लिए जाते हैं या फिर यूं कहे राह चलते किसी का पर्स काट लिया जाता है। इस तरह की चोरी और लूट की वारदातें तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन हरियाणा के जींद से एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया है। एक ऐसी चोरी जिसको सुनकर और देखकर सब हैरत में पड़ गए। खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। अब आप सोच रहे होंगे कि चोरी के मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बीच में कहां से आ गए। जी हां, इसलिए हम कह रहे हैं कि हरियाणा के जींद में एक अनोखी चोरी हुई है। चलिए मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हरियाणा के जींद जिले में सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की 1710 डोज चोरी हो गई हैं। चोर सामान्य अस्पताल से कोरोना वैक्सीन ही चुरा ले गए। जब जींद जिले में वैक्सीन की एक भी डोज अब नहीं बची है तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि अस्पताल के स्टोर रूम के फ्रिज से वैक्सीन की ये 1710 डोज चोरी हुई है। बताया गया है कि चोर स्टोर रूम का ताला तोड़कर वैक्सीन चुरा ले गए। चोरों ने स्टोर रूम में रखी बाकी अन्य चीजें जैसे पैसे, दूसरी दवाइयां और सामान नहीं चुराया। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा से पहले देश के कई अन्य राज्यों से भी कोरोना की वैक्सीन की चोरी की खबरें आई हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन की चोरी से पुलिस प्रशासन परेशान है और मरीजों की जान सांसत में पड़ी हुई है। अब ऐसे में हरियाणा की जींद से भी ये मामला सामने आया है, जहां चोरों ने साफ तौर पर सिर्फ कोवैक्सीन और कोविशील्ड को ही अपना निशाना बनाया। ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस स्टोर रूम में ये वैक्सीन रखी हुई थी वहां पर कुछ फाइलें भी रखी हुई थी, उन्हें भी चोर अपने साथ ले गए हैं। और हैरत की बात यह है 50,000 की नकदी वहां पर रखी हुई थी, लेकिन चोरों ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। सिर्फ वैक्सीन और फाइलें चुराकर चोर अपने साथ ले गए। जींद अस्पताल का ये पूरा मामला है। यहाँ के सरकारी अस्पताल में 1700 से ज्यादा कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोज रखी हुई थी, जिन्हें चोरों ने अपना निशाना बना लिया है। अब दुख की बात यह है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही चोरी हो गई है, तो जींद जिले के पास अब वैक्सीन के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे में जिला प्रशासन किस तरीके से अब आगे व्यवस्थाओं को देख पाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये दुख की बात है कि चोरों के निशाने पर अब वैक्सीन जैसी चीजें हैं। वैसे ही देश में सुविधाओं का अभाव हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं वैसे यहाँ पर दवाइयों की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की, वैक्सीन की कमी हो रही है। इन सब के बीच में अगर इस तरह की चोरी भी होती रहेंगी तो ये वाकई में दुखद बात है और चिंता बढ़ाने वाली बात है। कालाबाजारी वैसे ही नहीं रुक रही है। अब चोरों के निशाने पर भी अगर वैक्सीन आ जाएगी तो ये तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को देखना रहेगा कि किस तरीके से वो वैक्सीन और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन को इन चोरों और कालाबाजारी करने वाले लोगों से बचा पाते हैं। कैमरा पर्सन हरपाल के साथ मैं पल्लवी राजपूत, ANP न्यूज। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर ना अधिकारी बच पा रहे हैं, ना नेता और ना ही आम जनता। लोगों में डर का माहौल इस प्रकार है, अपने परिजनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने से भी कतरा रहे हैं। जहां पहले हॉस्पिटल में बेड की समस्या देखने को मिल रही थी, वहीं अब ऑक्सीजन की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर लोग पलायन तक कर रहे हैं। वहीं अब इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM दिनेश शर्मा का भी नाम शामिल हो चुका है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए बताया कि उन्होंने खुद अपने आप को होम आइसोलेशन में कर लिया है। लखनऊ में सबसे ज्यादा मामले लगातार आ रहे हैं। बीते दिन 6000 मामले लखनऊ में कोरोना के मिले हैं। साथ ही बताया कि वे अभी होम आइसोलेशन में हैं। दिनेश शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा है, आज मेरा व मेरी पत्नी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हम अपने आप को होम आइसोलेशन में करके डॉक्टर्स की सलाह का पालन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो भी जांच करा लें, वे कोविड गाइडलाइन का पालन करें। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,000 से भी अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते बीते 24 घंटे में 187 मरीजों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आए हैं, जहां करीब 6000 नए केस मिले हैं। राज्य के हालात इतने अधिक खराब हैं कि लोग अपने परिजनों को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करा पा रहे। अगर भर्ती भी करा लिया तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की समस्या आ रही है। कोरोना की रोकथाम के लिए जहां योगी सरकार तरह तरह के नियम, कायदे, कानून चला रही है, तो वहीं लोग पलायन करते भी दिखाई दे रहे हैं। क्या योगी सरकार हॉस्पिटल में बेड की समस्या और ऑक्सीजन की समस्या को दूर कर पाएगी? मैं कैमरामैन हरपाल सिंह के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, ANP न्यूज, सरहिंद।
देश में लगातार कोरोना का मामला बढ़ते जा रहा है, जिसको देखते हुए देश के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो कई शहरों में नाइट कर्फ्यू। वहीं हम बात करें झारखंड का, तो झारखंड में भी कोरोना का मामला तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए वहां की राज्य सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगा दिया है। ये लॉकडाउन 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगी, जिसमें कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब कोई भी यात्री बस में खड़ा होकर सफर नहीं कर सकता। वहीं बस में भी सिर्फ निर्धारित स्थानों से ही यात्रियों को पिकअप करेगी। 24 घंटे में 5000 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 45 लोगों की मौत हो गई है। कैमरामैन हरपाल के साथ ममता शर्मा, ENV। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने 3 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन स्टार्ट किए हुए, यानी कि 6 दिनों का जो लॉकडाउन स्टार्ट किया था उसके लिए कहीं ना कहीं अब दिल्ली के अंदर 3 दिन हो चुके हैं। मगर दिल्ली की तमाम जो मार्केटें हैं वो कहीं ना कहीं खाली पड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जनता जो है वो बिल्कुल गायब है और लगातार कोविड गाइडलाइन लगाई गई है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी संभालने की कोशिश की जा रही है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर की, तो दिल्ली के अंदर भी स्थिति कहीं ना कहीं खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जनता को कहा गया था कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, जनता अपने घरों में रहे, मगर अभी भी कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार है वो बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है। और लगातार कोशिश यही की जा रही थी दिल्ली सरकार के द्वारा कि दिल्ली सरकार कोरोना की रफ्तार है उसको ब्रेक लगा सके, मगर जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर कमी नजर आ रही है उससे साफ जाहिर है स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, बेडों की कमी है और लगातार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं मुहैया कराती नजर आ रही है सुविधाएं। मगर बात करें जिस तरीके से रोड की, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक नहीं है, लोग नहीं है, मगर फिर भी कोरोना की रफ्तार बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है। हमारे पीछे इस तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे मार्केट भी है और मार्केट लगातार बंद है और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश यही की जाएगी कि कोरोना की जो रफ्तार है वो रुक सके, मगर अभी तक मार्केट बंद होने के बावजूद भी कोरोना की जो रफ्तार है वो ब्रेक नहीं लग पा रही है, यानी कि रुकती नजर नहीं आ रही है। और लगातार कोशिश यही की जा रही थी कि कोरोना की रफ्तार को रोका जा सके, मगर देखना होगा कि किस तरीके से कोरोना की रफ्तार रुक पाएगी, क्योंकि अभी तक 6 दिन का लॉकडाउन जरूर लगाया गया है, मगर अभी तक 3 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन स्टार्ट चलते हुए। और कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूर या फिर कहें जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए लोग हैं वो निरंतर निकले हुए हैं और अपने दिनचर्या बिल्कुल चल रही है उनकी। मगर जिस तरीके से बात करें कोरोना की रफ्तार की, तो कोरोना की रफ्तार दिल्ली के अंदर बिल्कुल जारी है और लगातार पिछले 24 घंटे के अंदर 28,000 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, ENV न्यूज, दिल्ली। धर्मनगरी अयोध्या में कोविड-19 कोरोना की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, जिसको लेकर अयोध्या जिला प्रशासन काफी अलर्ट पर है। वहीं अयोध्या जनपद में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। आपको बताते चले कि कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन सभी दुकानदारों को अलर्ट करने के लिए कहा कि बिना मास्क के लोगों को सामान नहीं देना होगा, नहीं दुकानदारों के चालान भी काटे जाएंगे। अयोध्या जनपद में वैक्सीन लगाने का काम काफी तेजी से चलाया जा रहा है, जो कि अयोध्या जिला अस्पताल हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। अगर हम बात करें तो अब वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से 18 वर्ष की आयु वाले लोगों को भी 1 मई से वैक्सीन लगाने का काम जारी होगा, लेकिन ऑक्सीजन के लिए दिक्कत के कारण कहीं न कहीं मरीजों के मौत का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। वीडियो पर्सन अमन यादव के साथ गौरव मिश्रा, ENV न्यूज चैनल अयोध्या। जिला अस्पताल कायाकल्प को लेकर कभी नंबर 1 हुआ करता था, आज दुर्दशा का शिकार होता चला जा रहा है। जबकि ऐसे समय में जब कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसी को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं। हालांकि बीती रात को राज्य मंत्री OPS भदौरिया ने इन्हीं शिकायतों को लेकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें जो भी कमियां दिखी हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन खास बात ये है कि तमाम वीडियो जो कि वायरल हो रहे हैं, हालांकि इन वीडियो की ENV न्यूज पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो वायरल वीडियो हुए हैं जिसको लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं, जब इस संबंध में जिला CMHO अजीत मिश्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी ही नहीं है। चाहे वो वायरल वीडियो हो अस्पताल परिसर के सामने साइकिल स्टैंड वालों की तरफ से जो अटेंडर होते हैं उनकी मारपीट करना, या जो भी कोविड-19 का इलाज ले रहे हैं उन्हें इलाज नहीं मिलने पर बाहर आकर बैठ जाते हैं और धरने पर बैठ जाते हैं और इलाज को लेकर कई मांगे करते हैं। इस संबंध में भी जब पूछा गया जिला CMHO
से, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें इसकी जानकारी ही नहीं है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। एक मामला और सामने आया था जो कि अटेर का था। अटेर जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें रात के समय में कोई डॉक्टर नहीं मिलता, और जब इस संबंध में जिला CMHO अजीत मिश्रा से पूछा तो उन्होंने कहा हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना ही हमारे पास इसकी शिकायत है। तो खास बात यह है कि तमाम जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनकी उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में चौंकाने वाला जो वीडियो वायरल हुआ है वो है अस्पताल के डॉक्टर वरुण शर्मा के साथ जो मार पिटाई का वीडियो वायरल होता है, उन पर एक महिला कर्मचारी के द्वारा जूता और चप्पलों से मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। जब इस संबंध में जानकारी ली गई तो वो महिला ने बताया कि मुझे इन डॉक्टर के द्वारा कमरे पे बुलाया गया था। हालांकि इस संबंध में भी जिला CMHO से पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। खास बात यह है कि जिला अस्पताल के CMHO एक जवाबदार पद पर बैठे हैं और उन्हें कोई भी जो कमियां हैं, तमाम कमियां हैं, उनकी आज तक अभी तक उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। जबकि एक ऐसा दौर चल रहा है कोविड-19 को लेकर जब हर आदमी परेशान है। चाहे वो अभी हाल ही में एक वीडियो और भी वायरल हुआ था जब ऑक्सीजन को लेकर मास्क होता है, ऑक्सीजन से लगाया जाता है, तो वो मास्क खराब होने की वजह से ऑक्सीजन मरीज को नहीं मिली, जिसका परिजनों ने आरोप लगाया। जब इस बारे में भी पूछा गया तो उन्हें उसकी भी जानकारी नहीं थी। अब जब आपको इन सभी समस्याओं की जानकारी नहीं है, आप जबकि एक जिम्मेदार पद पर बैठे हो, तो आपका एक जिम्मेदारी बनती है कि हर जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए। जो भी लापरवाही बरत रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हों या नर्सेस हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ANV न्यूज के लिए कैमरा पर्सन के साथ प्रदीप राजावत, भेंट। प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के क्रम में अमेठी जनपद में तीसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सभी प्रत्याशियों के द्वारा युद्ध स्तर पर जो है प्रचार प्रसार चल रहा है। सभी प्रत्याशी हर कीमत पर अपना चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसे में वो सभी जितनी भी कोशिशें हैं, चाहे वो साम दाम दंड भेद, सभी जो है एक उसमें जो है लगा देंगे, जिसके लिए जो है ऐसे में जो है चुनाव जो है बहुत ही संवेदनशील होता जा रहा है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और साथ में PSC तथा भारी संख्या में अमेठी पुलिस के जवानों को साथ में लेकर जिले के तिलोई तहसील में वहां पे जो है फ्लैग मार्च किया और लोगों को निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने प्रत्याशियों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनता बिना किसी भय के और बिना किसी लुभावने में आके मतदान करे, जिससे जो है निष्पक्ष मतदान हो। चुनना चाहे, जिसको भी चुनना चाहे उसको निर्भीक होकर चुने, जिससे कि मतदान में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना आने पाए। अगर कोई भी प्रत्याशी अगर किसी भी प्रकार का बल, छल और पैसे का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों को मेरा ये अनुरोध है कि वो आचार संहिता की मर्यादा में रहकर प्रचार करें, और आश्वासन है कि उन्हें कोई भी धमकाने की कोशिश करेगा तो कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ कोरोना महामारी के इस परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मास्क लगाएं, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। जीवन अनमोल है, चुनाव भी जरूरी है और स्वास्थ्य भी जरूरी है। इसलिए सभी से मेरा यही अनुरोध है कि वो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी जो है उसको बरकरार रखें, और साथ ही साथ सप्ताहांत के कर्फ्यू में वाहन लेकर बाहर न निकलें। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANV न्यूज, अमेठी। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा। आपको बता दें कि झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली रेखा देवी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। 18 अप्रैल को उसे झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। महिला ठीक हो रही थी, लेकिन महिला अपने घर जाने की जिद कर रही थी। इसी को लेकर आज महिला ने 4थी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और महिला को डॉक्टरों ने उपचार हेतु इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया और उसका उपचार चल रहा है। नाम रेखा देवी था, जिसकी उम्र 50 साल थी। कोविड के कारण आईसीयू 4th आईसीयू में भर्ती थी ये, और ये ठीक हो रही थी। मैंने इसके वीडियो ऑडियो दोनों देखे हुए हैं और उसमें बिल्कुल प्रदर्शित हो रहा है कि 10 ही मिनट पहले वहाँ पर डॉक्टर अंशुल जैन और डॉक्टर रामबाबू, पूरी टीम नर्सिस की उनसे देख रही है, बात कर रही है। वो मरीज बार बार ये कह रही है मुझे घर जाने दो, आपने यहाँ क्यों फंसा रखा है। उसको इस तरह की बीमारी को आईसीयू साइकोसिस बोलते हैं। और वो मैं देख रहा हूँ वीडियो और उसके ऑडियो में बार बार यही जिद कर रही है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दीजिए। जैसे ही देखा मैंने, डॉक्टरों की टीम उसको देख के गई है और जहाँ उसको 1-2 मिनट का गैप मिला, वो अपने बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ भागी। वो दरवाज़ा नहीं था, उसने खिड़की को दरवाज़ा मिस्टेक किया और अपने बिस्तर से 5-6 मरीजों को पार करते हुए वो खिड़की पर चढ़ी और खिड़की से निकलने की, भागने की कोशिश की। बट वो खिड़की थी, दरवाज़ा नहीं था, और वो खिड़की भी 4थी मंजिल की थी, इसलिए वहाँ से गिर गई है। गिरने के बाद नीचे उसके फ्रैक्चर्स हो गए हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि महिला ने किन कारणों से वहाँ से छलांग लगाई है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि महिला घर जाने की जिद कर रही थी और वह परेशान हो रही थी। कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद शहजाद, ANV न्यूज, झांसी। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि नशे की चर्चित कारोबार करने वाली महिला जो कि ममता कटहरिया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है और वहीं मौके से काफ़ी नशे के पदार्थ, गांजा, चरस और नशे की पैकिंग करने वाली मशीन और कांटा भी पुलिस ने बरामद किया है। इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। और बता दें कि फिरोजाबाद SSP द्वारा टीम को 20,000 रुपये भी इनामित दिया गया है, नकदी इनाम दिया गया है। बता दें कि काफ़ी लंबे समय से काम करने वाली ये महिला, जिसको पुलिस के हाथ कोई सबूत न लगने के कारण क्योंकि धड़ल्ले से कारोबार को अंजाम दे रही थी और नशे के पदार्थ जो महंगी रेटों में बेचकर काफ़ी पैसा भी इसने कमाया है। लेकिन पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई कर इसको जेल भेजा गया है। एक कुख्यात NDPS तस्करी की माफिया और उसकी विक्रेता ममता कठेरिया को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
ममता कठेरिया के घर से, उसके कब्जे से तकरीबन 1.5 किलोग्राम चरस और 8.5 किलोग्राम के आसपास गांजा बरामद किया गया है। इसके अलावा एक टाटा टिगोर कार, एक बुलेट मोटरसाइकिल, पैकिंग की मशीन, तौल करने वाली मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये सब उसके कब्जे से बरामद किया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि उसका पति टुंडा मल ही इस तरह के एनडीपीएस को जगह जगह से लाता है। उसके बाद ये अपने घर में उसकी छोटी छोटी पुड़िया बना करके बहुत ही हाई रेट्स पे, बहुत ही ज़्यादा दाम पे तमाम युवाओं को बेचती है। फिरोजाबाद से साहिल खान, एएनबी न्यूज़। काल में ऑक्सीजन गैस की कमी भी एक मुद्दा बनती जा रही है। लोगों में दहशत का माहौल है कि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। गोरखपुर में जब हमने मोदी इंडस्ट्री के मालिक से बात की, जो खासकर ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास गैस की कोई कमी नहीं है। कमी वो लोग बता रहे हैं जो लोग घरों में या अपने गोदामों में ऑक्सीजन गैस को कालाबाजारी के लिए स्टॉक कर रहे हैं। अगर कोई भी हमारे पास सिलेंडर लेके आता है तो हमारे इतना पर्याप्त मात्रा में है कि हम उन्हें ऑक्सीजन गैस की सप्लाई बाधित नहीं होने देंगे। हमें लग रहा है कि कुछ लोग जो स्टोर करने के चक्कर में पड़ गए हैं, इसीलिए शॉर्टेज ज़्यादा हो रही है। और नहीं तो अगर पब्लिक पैनिक अगर ना हो, हर आदमी अपने घर पे रखने की व्यवस्था करने के चक्कर में ना पड़े, तो हमें लग रहा है गैस की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चूँकि हर आदमी सोच रहा है मेरे घर में भी एक सिलेंडर हो जाए, गैस रख लें, जो कि संभव नहीं है, इसी वजह से शॉर्टेज हो रही है। हर आदमी अपने अपने स्टोर करने में लगा हुआ है कि हम स्टोर कर लें। तो इसके लिए क्या कुछ उपाय निकाला जा सकता है? अब इसके लिए उपाय प्रशासन पूरी मदद कर ही रहा है, जिला प्रशासन पूरी मदद कर रहा है। अब देख देख के दिया जाएगा, यही सब किया जा रहा है। जैसे हो सकता है, जितनी हो सकती है कोशिश की जा रही है। क्या कुछ पर्ची वगैरह भी देखेंगे कि किसके पर्पज से ले जा रहे हैं, क्या वाकई में गंभीर मरीज है या फिर? नहीं, हमारे पास पर्ची का तो नहीं है, मेरा तो मैक्सिमम अस्पताल का ही है। इस समय हम लोग इसीलिए प्राइवेट कम कर दिए हैं। वैसे हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि हम सभी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की पूर्ति करें। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि गुप्ता, एएनबी न्यूज़, गोरखपुर। रीवा के संजय गांधी अस्पताल से एक बड़ा ही संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक बीएसएफ जवान अपनी कोरोना संक्रमित पत्नी को लेकर संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए आए हुए थे, लेकिन उन्हें इलाज न मिलकर जिम्मेदारों के द्वारा इधर से उधर भटकाया जा रहा था। बीएसएफ जवान कभी इस अस्पताल से उस अस्पताल, तो कभी लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन 8 घंटों तक उन्हें लगातार गुमराह किया गया, उन्हें भटकाया जा रहा था। उनकी मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आया। बीएसएफ के जवान सड़क पर खड़े होकर लगातार लोगों से मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी सुनने सुनाने वाला कोई नजर नहीं आया। अंततः मीडिया की दखल अंदाजी के बाद संजय गांधी अस्पताल में उनकी पत्नी को भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि विनोद तिवारी, जो कि बीएसएफ में त्रिपुरा में पदस्थ हैं और सीधी जिले के निवासी हैं, कुछ दिन पहले उनको ज्ञात हुआ था कि उनकी पत्नी कोरोना की चपेट में आ गई हैं, जिस कारण वह 4 दिनों की छुट्टी लेकर इलाज के लिए आए हुए थे और अपनी पत्नी को सीधी जिले से लेकर रीवा संजय गांधी अस्पताल में आए और इलाज के लिए उन्हें भर्ती करवाने लगे, तो उन्हें भर्ती न कर उन्हें गुमराह किया गया। संजय गांधी अस्पताल के जितने जिम्मेदार थे उनके द्वारा 8 घंटे बीएसएफ के जवान को इधर से उधर भटकाया गया। वह 8 घंटे तक आम नागरिकों से भी मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन इस महामारी के दौर में मानवता भी अब संक्रमित हो चुकी है। कोई बीएसएफ की जवान को सुनने वाला नहीं था। बीएसएफ जवान सड़क पर ही फूट फूट कर रो पड़े। अंत में वह आस की नज़र से मीडिया से देखने लगे, तो मीडिया के लोगों ने संजय गांधी अस्पताल में कांटेक्ट कर उन्हें जगह दिलवाया और उनकी पत्नी को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया। बहरहाल संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा यह गैर जिम्मेदाराना कार्य कतई उचित नहीं है। वो भी एक जवान के साथ, जो जवान देश की रक्षा करते हैं, और आज उनके ऊपर जब आ पड़ी तो कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। वीडियो में साफ दिख रहा है किस प्रकार से विनोद तिवारी, जो कि बीएसएफ के जवान हैं, चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मदद के लिए
कोई भी शासन या प्रशासन सामने नहीं आ रहा है। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। दूसरी लहर आदमी पर कहर बनकर टूट रही है। पूरे देश में आ रही तस्वीरें ये बता रही हैं कि कोरोना मौत का दूसरा नाम बताया जा रहा है। सभी जगह से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच तो ऑक्सीजन की किल्लत को लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। ऐसे में ही हमीरपुर सुमेरपुर में स्थित रिमझिम फैक्ट्री के आम लोगों की परेशानी को देखते हुए अपने यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट से महज 1 रुपये में ऑक्सीजन का सिलेंडर रिफिल करने का बीड़ा उठाया है। हमीरपुर में ऑक्सीजन प्लांट से सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों को महज 1 रुपये में ऑक्सीजन रिफिल करने का ठेका लिया गया है। मैं इसके लिए ये संदेश देना चाहूँगा, कुछ ऐसा लग रहा है कि लोग बाग जो ऑक्सीजन की स्टोरेज कर रहे हैं, तो देखिए वो ऐसा करना गलत है। जो ऑक्सीजन इस वर्तमान में किसी व्यक्ति के काम आ सकती है, हम उसको स्टोर करके रखें, वो उचित नहीं है। उसको जिसकी ज़रूरत है उसके पास तत्काल पहुंचना जरूरी है, तो उसको स्टोर ना करें, ये मेरा संदेश। इसके बाद प्लांट में लगातार ऑक्सीजन रिमझिम फैक्ट्री के लिए गाड़ियां पहुंच रही हैं। रिमझिम इस्पात फैक्ट्री के प्रबंधक का ये फैसला लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमीरपुर से सीनू साथ एएनबी न्यूज। मिर्जापुर जनपद के पहाड़ी ब्लॉक के चौहान पट्टी गांव में मानो 15 साल का विकास ही विकास सड़कों पर दिखाई दे रहा है। गंदा नाला से बहता हुआ पानी जमा हुआ सड़कों पर दिखाई दे रहा है। 15 साल से गांव का विकास ग्राम प्रधान द्वारा कराया गया कार्यों का विकास आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रधान द्वारा क्या किया गया है कार्य, आपको इस तस्वीरों से ही अंदाजा लग सकता है। वही ग्रामीणों का कहना है कि गांव हमारा निर्मल हुआ है।